राजा विक्रमादित्य रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले कि हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं? हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी यारी थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गंगाधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गंगाधर और ठाकुर के लड़के विष्णुदत्त ने एक दूसरे को कहा, जो भी यहाँ पहले पहुंच गया वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही गंगाधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना। ये जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। ये बात गंगाधर को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी अंबिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गंगाधर के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा गंगाधर उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नव विवाहिता पत्नी अंबिका बेचारी ठगी सी उसे देखती रह गई। गंगाधर के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नव विवाहिता अंबिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वो रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अंबिका मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहाँ के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुँचाया करती। अब अंबिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और अंबिका उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुँचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना बना कर लाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है वो खुद कितनी सुंदर होगी। ये बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानु प्रताप का हुक्म सुनाया। अंबिका ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम, पर मालिन थोड़े ही न राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वो कह सुनकर विनती करके अंबिका को राजमहल ले गई। जब राजा ने अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत अंबिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो। इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानु प्रताप बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानु प्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय
दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब गंगाधर अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ आए? तब गंगाधर ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे नाई की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं गंगाधर के साथ उसकी पत्नी अंबिका को लाने के लिए निकल पड़ा। गंगाधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने भी अंबिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कह राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती, न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुन रानी अब बोल दे एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर राजा विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोल वाले से कहा,